जापान को हम सब एक बेहद ही शांत, वेल डिसिप्लिन्ड और डेवलप नेशन के तौर पर जानते हैं। जापानीज कल्चर और टेक्नोलॉजी के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जहां जापान अपने रिच सोसाइटल कल्चर और प्रोग्रेसिव फैशन के लिए जाना जाता है, वहीं जापान ऐसे क्राइम्स केसेस के लिए भी जाना जाता है जिन्हें पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही खौफनाक और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस के तौर पर देखा जाता है। जापान का ऐसा ही एक केस है जिसने 1936 के साल में पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस ने जापान के सिनेमा वर्ल्ड पे और पॉप कल्चर पर ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा जिसके निशान आज भी साफ देखे जा सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी है सदा एबी नाम की एक औरत की, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को एक ऐसी मौत दी जिसकी कल्पना उस जमाने में कोई कर भी नहीं सकता था। बट बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग द डिस्टर्बिंग एंड सिनिस्टर केस ऑफ सदा एबी ऑन इन्वेस्टिगेटिव सोल। हमारे इस केस की मेन कैरेक्टर सदा एबी का जन्म 28 मई 1905 के दिन टोक्यो के नेबरहुड कांडा में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एबी के पेरेंट्स शिगेयुशी एबी और कैत्सु एबी का जापानीज ट्रेडिशनल ततामी मैट बनाने का काम था। ततामी मैट जापान के लोग अपने घरों के फर्श पर बिछाते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ जापानीज पीपल लाइक टू सिट ऑन ग्राउंड रेदर देन चेयर। इसलिए ये ततामी मैट जापानीज कल्चर का ही एक हिस्सा है। यही ततामी मैट सदा एबी के पेरेंट्स बनाया करते थे और ये उनका खानदानी बिजनेस था। एबी अपने पेरेंट्स के 8 बच्चों में से 7वें नंबर के औलाद थे। शिगेयुशी एबी एंड कात्सु एबी के 7 बच्चों में से सिर्फ 4 ही आगे सरवाइव कर पाए और उनके 3 बच्चे बहुत ही कम उम्र में गुजर गए। और इन सर्वाइविंग चिल्ड्रन में सदा एबी 8 थी। सदा एबी की माँ कात्सु एबी उससे बहुत प्यार करती थी because Sada was youngest of her surviving children, so she had a special attachment with Sada. बट सदा एबी के फादर के रिलेशंस अपने बच्चों से इतने अच्छे नहीं थे। सदा के फादर शिगेयुशी एबी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। शिगेयुशी एबी मूल रूप से जापान के शिबा प्रांत से ताल्लुक रखते थे। बाद में एबी फैमिली ने शिगेयुशी एबी को अडॉप्ट कर लिया था और वो धीरे धीरे एबी फैमिली का बिजनेस संभालने लगे। एंड एज अ रिजल्ट उन्हें एबी फैमिली का सारा फॉर्च्यून विरासत में मिल गया। जब सदा एबी का जन्म हुआ था तब शिगेयुशी एबी 52 ईयर्स के थे, यानी कि वो अपनी उम्र के एक अधेड़ वाले पड़ाव पर पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर 2 चीजें थीं। पहले तो ये कि उनके और सदा के बीच जनरेशनल गैप था। दूसरा, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर कई बार इंसान बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते चिड़चिड़ा सा हो जाता है, जिस वजह से शिगेयुशी एबी की सदा से नहीं बनती थी। शिगेयुशी एबी was described by police as an honest and upright man who had no conspicuous vices, though some acquaintances reported him to be somewhat self-centered with a taste of extravagance। वैसे इसमें भी शिगेयुशी एबी की कोई ज्यादा गलती नहीं थी। उनका बड़ा बेटा शिंतारो एक औरत बाज किस्म का लड़का था। उसका दिल हर रोज एक नई औरत पर आ जाता था। शादी के बाद शिंतारो अपने घर से पैसे चुराकर भाग गया था। पर शिगेयुशी एबी की बड़ी बेटी तेरे को भी कुछ कम नहीं थी। उसके भी बाहर बहुत सारे मर्दों के साथ अफेयर्स थे, जिससे तंग आकर शिगेयुशी एबी ने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। शिगेयुशी एबी sent her daughter Teruko to work in brothel. Then it was not an uncommon way to punish female sexual promiscuity in Japan, but still he sent her there. शिगेयुशी एबी ने तेरुको को बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, बट जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसको बोतल में काम करने के लिए भेज दिया। शिगेयुशी एबी का इसके पीछे तर्क था कि तुझे बार बार बहुत सारे आदमियों से अफेयर चलाने का शौक है, तो तू कोठे पर जाकर बैठ, वहां पर तुझे आदमियों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। एक ढूंढेगी 1000 मिलेंगे। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट शिगेयुशी एबी का यही लॉजिक था उसको बोतल में भेजने के पीछे। हालांकि बाद में शिगेयुशी उसको वापस अपने घर भी ले आए एंड कुछ वक्त के बाद उन्होंने तेरुको की शादी भी कर दी। उस जमाने में एबीस फैमिली के फेलो क्लास के लोग इन सारी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करते थे, इसलिए तेरुको का पास्ट उसकी शादी में कोई हिंड्रेंस नहीं बना। सदा एबी की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने एबी को पूरी आज़ादी दे रखी थी कि वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो करे। उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं थी। कत्सु ने एबी को सिंगिंग क्लासेस लेने के लिए अनकरेज किया एंड शी लर्न टू प्ले शैमिसन। एक्चुअली शैमिसन एक जापानीज ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि देखने में कुछ कुछ गिटार जैसा होता है। असल में उस जमाने में गाने गाना या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना क्लासिकल आर्ट से एसोसिएट नहीं किया जाता था,
जैसा कि आज किया जाता है। बट दीज बोथ एक्टिविटीज़ वर एसोसिएटेड विद गिशा एंड प्रोस्टिट्यूट्स। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको गिशा और प्रोस्टिट्यूट के बीच का फ़र्क समझा देता हूँ। एक्चुअल में गिशा एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्टिस्टिक पर्सन। जापानीज ट्रेडिशन में उन औरतों को गिशा बोला जाता है जो कि ट्रेडिशनल जापानीज परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, म्यूजिक एंड सिंगिंग में एक्सपर्ट होती हैं और वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपनी इन आर्ट्स को परफॉर्म करती हैं। ये औरतें बात करने में भी काफ़ी प्रोफेशनल होती हैं और इन्हें किसी इवेंट को होस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जनरली दीज टाइप्स ऑफ वीमेन आर हाईली टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल। इन औरतों की पहचान होती है लॉन्ग किमोनो गाउन, निहोंगामी ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल एंड ओशिरोई। ओशिरोई असल में वाइट फाउंडेशन बेस्ड मेकअप होता है जो कि ये औरतें अपने चेहरे पर पहनती हैं और इसको जापान में काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक तरह से गिशा का काम जापान में काफ़ी इज्जत भरी निगाहों से देखा जाता है एंड दीज टाइप्स ऑफ वीमेन आर ऑफन कंसिडर्ड एज नोबल। वहीं प्रोस्टिट्यूट का इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ गिशा जनरली क्लाइंट्स को अपनी आर्ट के थ्रू एंटरटेन करती हैं, वहीं प्रोस्टिट्यूट्स क्लाइंट के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशंस बनाती हैं। गिशा प्रोफेशन में अगर कोई लेडी चाहे तो वो अपने क्लाइंट के साथ फिजिकल रिलेशंस बना सकती है और अगर कोई लेडी ना चाहे तो कोई भी इंसान उसे फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। जैसे हमारे इंडिया में एक ज़माने में तवायफ हुआ करती थी जो कि मुजरा करके, गाने गाकर या फिर शायरियाँ सुनाकर अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन किया करती थी और उनका सेक्सुअल रिलेशन से कोई खास लेना देना नहीं होता था। सेम वैसे ही गिशा होती हैं। गिशा और प्रोस्टिट्यूट के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को जितना हो सकता था उससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब लौटते हैं अपने असल टॉपिक पर। इन सारी बातों को कंसिडर करने के बाद ये कहा जा सकता है कि एबी का बचपन काफ़ी अजीब रहा। एक तरफ जहाँ उसके फादर उससे कोई खास अफेक्शन नहीं रखते थे, वहीं दूसरी तरफ एबी के माँ उस पर अपनी जान छिड़कती थी। एबी की बहन को उसके फादर ने बोतल पर बिठा दिया था और उसका भाई एक नंबर का अय्याश और क्रूक इंसान था। इन सारी चीज़ों ने मिलकर एबी के नाजुक दिमाग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था और उसके लिए रिश्तों के मायने वो नहीं थे जो कि जनरली लोगों के लिए होते हैं। एबी काफ़ी कम उम्र से ही हैवी मेकअप यूज़ करने लगी थी और वो अपनी स्कूल क्लासेस स्किप करके दिशा सीखने के लिए जाया करते थे। बहन तेरुको और भाई शिनतारो की वजह से जब फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम्स पड़ने लगी और घर का माहौल काफ़ी टेंस रहने लगा, तब एबी ज़्यादातर अपने घर से बाहर ही रहने लगी और वो अकेले ही बहुत बहुत देर तक घर से बाहर रहा करती थी। बहुत जल्दी उसने अपने ही जैसे इंडिपेंडेंट टीनेजर्स का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में सभी टीनेजर्स ऐसे ही थे जिनके घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए उन सबकी टेलीमेट्री एक दूसरे से अच्छी मिलती थी। ये पूरा ग्रुप अक्सर ही अपने शहर के बाहर घूमने के लिए जाता था और काफ़ी देर तक ये लोग बाहरी मौज मस्ती किया करते थे। इनमें से सभी के घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे और इनके माँ बाप इनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करते थे, इसलिए ये लोग बिल्कुल वैसे जीते थे जैसे ये जीना चाहते थे। इन्हीं बेपरवाह आउटिंग्स के दौरान एबी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उसकी लाइफ का एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जब एबी 15 साल की थी तब वो अपने ग्रुप के साथ आउटिंग पर गई थी और इसी आउटिंग के दौरान उसके ये एक्वेंटेंस ने उसका रेप किया। इस घटना ने एबी के नाजुक दिमाग पर एक बहुत गहरा ट्रॉमा दिया और शायद वो उस वक्त इस सदमे से नहीं उभर पाई थी। हालांकि उस वक्त एबी के पेरेंट्स ने सामने आकर उसका साथ दिया था और उसे इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस घटना ने उसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया था जो कि अब पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाला था। इस घटना ने उसके बिहेवियर को और भी ज्यादा एग्रेसिव बना दिया एंड शी बिकेम अ डिफिकल्ट टीनेजर एज शी बिकेम मोर इररेस्पॉन्सिबल एंड अनकंट्रोलेबल. Her parents sold her to a geisha house in Yokohama in 1922, hoping to find her a place in society with some direction. सदा एबी की सबसे बड़ी बहन तोकू एबी के अकॉर्डिंग सदा बचपन से ही एक गेशा बनना चाहती थी, इसलिए उसने काफ़ी कम उम्र से म्यूजिक और सिंगिंग को मास्टर करना शुरू कर दिया था। उम्र बढ़ने के साथ एबी की हरकतें भी अजीब होने लगी थी। उसके अपनी बहन तेरुको की तरह बाहर गैर मर्दों से अफेयर चलने लगे थे, जिनमें से कई आदमी शादीशुदा थे। जब इसका पता शिगेयोशी एबी को लगा तो उन्होंने एज अ पनिशमेंट एबी को फुल टाइम गिशा बनने के लिए भेज दिया। थैंक गॉड इस बार उन्होंने एबी को तेरुको की तरह प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए नहीं भेजा। गिशा के फील्ड में एक ट्रू स्टार बनने के लिए लड़कियों को काफ़ी कम उम्र से ही आर्ट्स और म्यूजिक में मास्टरी करनी पड़ती है और इसके बाद काफ़ी सालों तक अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर कोई लड़की सही मायनों में एक गिशा कहला पाती है। बट एबी का इंटरेस्ट इन सब विधाओं को मास्टर करने में नहीं था, इसलिए वो एक लो रैंकिंग गिशा बन गई जिसका काम मेनली क्लाइंट्स को सेक्स प्रोवाइड करवाना था
एबी ने लो रैंकिंग गिशा के तौर पर 5 साल काम किया एंड इवेंचुअली शी कॉन्ट्रैक्टेड सिफिलिस। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है बिकॉज उस जमाने में कॉन्ट्रासेप्टिव्स नाम की चीज़ें सोसाइटी में ना के बराबर होती थी, इसलिए तब लोग बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स किया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को अक्सर एसटीडीएस हो जाया करता था। एबी को यहाँ पर ऐसा लो रैंकिंग गिशा कम प्रोस्टिट्यूट की तरह काम करने पर ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे, इसलिए एबी ने कहीं और जाकर ये काम करने का फैसला किया। अर्ली 1930s में एबी ने ओसाका के फेमस तोबिता ब्रोथल डिस्ट्रिक्ट में काम करना शुरू कर दिया। ये ब्रोथल एक लाइसेंस्ड ब्रोथल था और यहाँ पर काम करने वाली सभी प्रोस्टिट्यूट अपने काम में काफ़ी प्रोफेशनल थी। बट जैसा कि एबी का स्वभाव था, उसने यहाँ पर एक ट्रबल मेकर की रेपुटेशन हासिल कर ली। एबी अपने क्लाइंट्स के पैसे चुराने लगी और वो अक्सर ही बिना बताए ब्रोथल छोड़कर कई हफ्तों के लिए चली जाया करते थे। इस ब्रोथल का एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था जो भागी हुई लड़कियों को ट्रैक करके वापस लाया करता था। इसी सिस्टम के थ्रू एबी को कई बार कोठे पर वापस लाया गया, बट एबी अपनी आदत से मजबूर थी। वो कुछ समय ब्रोथल पर काम करती फिर वहाँ से भाग जाते। 2 सालों तक तोबिता ब्रोथल डिस्ट्रिक्ट में काम करने के बाद एबी आखिरकार वहाँ से हमेशा के लिए भाग गई और उसने एक होटल में वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन एबी अपनी इस नौकरी से ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसे इस काम से ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे और एबी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा थीं, इसलिए उसने फिर से एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करना शुरू कर दिया। बट इस बार एबी एक अनलाइसेंस्ड सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रही थी। उसने ओसाका में ही एक अनलाइसेंस्ड कोठे पर अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी। जनवरी 1933 में एबी की माँ कत्सु एबी की मौत हो गई। जैसा कि एबी अपनी माँ की काफ़ी क्लोज थी, इसलिए उसको अपनी माँ की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा और वो टोक्यो में अपनी माँ की कब्र पर अपना कॉन्डोलेंस एक्सप्रेस करने गई। शी वॉज डिवास्टेटेड ऑफ हर मदर्स डेथ, so she decided to stay at her parental home with her father। जनवरी 1933 में उसकी माँ की डेथ हुई थी। ठीक 1 साल के बाद जनवरी 1934 में एबी के फादर शिगेयोशी एबी की भी डेथ हो गई। शिगेयोशी एबी की डेथ से पहले 10 दिनों तक एबी ने उनका ख्याल रखा था एंड शी ट्राइड टू डू एज मच एज शी कैन डू फॉर हिम। इवेंचुअली अक्टूबर 1934 में पुलिस ने टोक्यो के एक अनलाइसेंस्ड ब्रोथल पर रेड मारी। उस ब्रोथल पर सदा एबी भी काम करती थी, इसलिए पुलिस ने दूसरे सेक्स वर्कर्स के साथ उसे भी अरेस्ट कर लिया। अब लाइफ के इस मोमेंट पर सदा एबी पूरी तरह से अकेले थी। उसके पेरेंट्स मर चुके थे, अपने सिबलिंग से उसका कोई खास कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसे जेल से छुड़ाने वाला भी अब कोई नहीं आने वाला था। बट फॉर्चुनेटली ब्रोथल ओनर का एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड था जिसका नाम किनोसुके कसारा था। कसारा ने लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ में अपने कॉन्टैक्ट से संपर्क किया और उस अनलाइसेंस ब्रोथल की सारी वर्कर्स को रिहा करवा दिया। बट यहाँ पर किनेसुके कसारा को सदा एबी बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके थे एंड ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। कसारा को जब पता चला कि एबी के ऊपर किसी का कोई कर्जा नहीं है और वो किसी उल्टे सीधे झमेले में भी नहीं पड़ी हुई है, इसलिए कसारा ने एबी को अपनी रखेल बना लिया। कसारा एबी के ऊपर इस कदर फिदा था कि उसने 1 महीने की मुलाकात के बाद एबी को दिसंबर 1934 में एक घर दिलवा दिया और वो उसकी सारी ज़रूरतें भी पूरी करता था, यहाँ तक कि वो उसको रेगुलर इंटरवल्स पर पैसे भी दिया करता था। एक तरह से देखा जाए तो एबी कसारा की मिस्ट्रेस तो ज़रूर थे, बट वो उसका ख्याल अपनी खुद की बीवी से भी ज़्यादा रखता था। अगर कसारा के शब्दों में कहें तो एबी एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लेडी थी। कई बार कसारा थका हुआ होता था, लेकिन तब भी एबी को उसके साथ रिलेशंस बनाने होते थे। एबी तब तक नहीं सोती थी जब तक कसारा उसके प्राइवेट पार्ट्स पर पूरी रात अपने हाथ नहीं रखे रहता था। कसारा ने अथॉरिटीज़ को बताया कि एबी सेक्सुअली इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिव थी कि जब तक वो पूरे दिन में 4 से 5 बार कसारा के साथ रिलेशंस नहीं बना लिया करती थी, तब तक उसको चैन से नींद नहीं आती थी। शुरुआत में कसारा को ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन 2 हफ्तों के बाद ही वो इन सब चीज़ों से थोड़ा एग्जॉस्ट होने लगा और उसको अब ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी ओवरबर्डन फील हो रही थी। आई नो ये सारी बातें सुनने में काफ़ी अनरियलिस्टिक सी लगती हैं, बट लिटरली ये सच है। कसारा ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को यही बातें बताई थी। एबी और कसारा का रिलेशन अब इस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां एबी को फील होने लगा कि अब उसे कसारा से शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए एबी ने कसारा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे और एबी से शादी कर ले। कसारा के लिए एबी की ये डिमांड बहुत ज़्यादा थी। कसारा एबी को सिर्फ अपने फिजिकल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा था, उसका इरादा उससे शादी करने का बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कसारा ने एबी से शादी के लिए साफ मना कर दिया। तो एबी ने कसारा के सामने एक ऐसी डिमांड रखी जिसे वो पूरा नहीं करना चाहता था। एबी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने अलावा एक और मर्द रखने दो। एबी का सीधा कहना था
कि मुझे तुम्हारे अलावा अपनी ज़िंदगी में एक और मर्द चाहिए, क्योंकि मेरी इमोशनल और फिज़िकल नीड्स सिर्फ तुमसे पूरी नहीं हो पा रही हैं। या तो मुझसे शादी करो या फिर मैं अपने पास एक और लवर रखूंगी। एबी की इस डिमांड के लिए कसारा रेडी नहीं हुआ। इसके बाद उन दोनों की रिलेशनशिप एंड हो गई और एबी कसारा को छोड़कर हमेशा के लिए नगोया चली गई। कसारा ने पुलिस को दी गई टेस्टिमनी को गुस्से में ये कहते हुए एंड किया, दैट शी इज अ स्लट एंड अ होर। उसने आज तक जो किया है उससे ये साफ क्लियर होता है कि वो एक ऐसी औरत है जिससे आदमियों को डरना चाहिए और बहुत जल्द कसारा की ये बात सच साबित होने वाली थी। 1935 में नगोया जाकर एबी ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सेक्स इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, इसलिए उसने नगोया के एक रेस्टोरेंट में ऐसा मेड जॉब शुरू कर दी। बट एबी अपनी आदत से मजबूर थी। उसको अपनी लाइफ में एक आदमी हर हाल में चाहिए था और इसी तलाश में वो अपने ही रेस्टोरेंट के एक कस्टमर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गई और उस कस्टमर का नाम था गोरो ओमिया। गोरो ओमिया एक प्रोफेसर था और उसके साथ साथ वो एक बैंकर भी था। गोरो ओमिया डाइट ऑफ जापान का मेंबर बनना चाहता था और इसी के लिए वो तैयारी भी कर रहा था। गोरो ओमिया और एबी का अफेयर अब काफ़ी परवान चढ़ चुका था। एबी ये बात अच्छे से जानती थी कि रेस्टोरेंट अथॉरिटीज़ कभी भी एक रेस्टोरेंट स्टाफ और कस्टमर के बीच रोमांटिक रिलेशंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए एबी ने नगोया छोड़ दिया और वो गोरो ओमिया के कहने पर जून के मध्य में वापस टोक्यो चली आई। जब गोरो ओमिया एबी से टोक्यो में मिला तब उसको पता चला कि एबी को सिफिलिस है, इसलिए गोरो ओमिया ने एबी का इलाज का पूरा खर्चा उठाया और उसने कुसात्सु के एक हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट में उसके रुकने का इंतज़ाम कर दिया। उस रिजॉर्ट में एबी नवंबर 1935 से जनवरी 1936 तक रही। जनवरी 1936 में गोरो ओमिया ने एबी को सजेस्ट किया कि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है। इसके लिए उसने एबी को एक्सपीरियंस लेने के लिए रेस्टोरेंट बिजनेस में अप्रेंटिस की पोजीशन पर काम करने का सजेशन दिया। 1 फरवरी 1936 से एबी ने टोक्यो में योशिदाया होटल इंडस्ट्रीज में अप्रेंटिसशिप शुरू कर दी। योशिदाया इंडस्ट्री आज भी जापान की एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट और होटल फ्रेंचाइज है और उस जमाने में भी योशिदाया होटल इंडस्ट्री एक जाना माना नाम थे। योशिदाया इंडस्ट्री के मालिक किशिसो इशिदा ने इस इंडस्ट्री को 42 साल की उम्र में एक ईल रेस्टोरेंट में अप्रेंटिसशिप से शुरू किया था और देखते ही देखते इंडस्ट्री पूरे जापान में फैल गई। इशिजो ने टोक्यो के नाकानो नेबरहुड में साल 1920 में योशिदाया नाम से पहला रेस्टोरेंट खोला था। साल 1936 में एबी ने इस रेस्टोरेंट को ज्वाइन किया। जब एबी ने इस रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया था तब किशिजो की पहचान लोगों के बीच एक वुमेनाइजर की थी, यानी कि अगर मैं अपनी देसी भाषा में कहूँ तो किशिजो एक बहुत बड़ा लौंडियाबाज इंसान था। वो हर खूबसूरत लड़की को देखकर फ्लैट हो जाया करता था, इसलिए वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान ना देकर औरतों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करता था, जिस वजह से उसके पूरे बिजनेस को उसकी वाइफ मैनेज करते थे। एबी को योशिदाया रेस्टोरेंट ज्वाइन किए हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था दैट किशिजो इशिदा बिगेन मेकिंग एडवांसेस टुवर्ड्स एबी। जैसे कि सदा एबी एक हाइपर सेक्सुअलाइज्ड लेडी थी, इसलिए गोरो ओमिया उसके सेक्सुअल अर्जेस को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाता था बिकॉज शी वॉन्टेड टू हैव सेक्स अराउंड 4 to 5 times a day. So Abby ditched Goro Omiya and started her relationship with Kishizo Ishida, the owner of Yoshidaya Hotel Industries. Around 1936 के मिड अप्रैल से ही एबी और किशिजा उसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने लगे। इन दोनों के सेक्सुअल अर्जेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये दोनों रेस्टोरेंट की किशा को अपने सामने खड़े रहकर रोमांटिक सॉन्ग गाने के लिए कहते थे और ये दोनों उसी गाने की धुन पर किशा के ही सामने फिजिकल रिलेशंस बनाते थे। 23 अप्रैल को एबी और किशिजो ने एक मीटिंग अरेंज करी जो कि शिबुया नेबरहुड के एक टी हाउस में होनी थी, जिन्हें जापानीज में मशाई बोला जाता है। ये टी हाउस या फिर मशाई एक लव हाउस के इक्विवेलेंट होते हैं जहां लोग स्पेशली फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए जाते हैं। इन दोनों ने ये मीटिंग बस थोड़ी देर के लिए ही प्लान की थी, बट ये दोनों उस टी हाउस में पूरे 4 दिनों तक रुके और इन 4 दिनों में ये दोनों सिर्फ बेड पर ही पड़े रहे। बाकी इन 4 दिनों में आगे क्या हुआ होगा आप लोग खुद समझदार हैं। 4 दिनों के बाद 27 अप्रैल को ये दोनों उस टी हाउस से निकलकर पासे के फुटाको तमाकवा नेबरहुड के एक टी हाउस में चले गए। वहाँ पर इन दोनों ने खूब ड्रिंक किया और सेक्स किया। ये दोनों शराब और सेक्स के नशे में चूर थे। वहाँ पर किशा रोमांटिक सॉन्ग्स गाती और ये दोनों उन रोमांटिक गानों की धुन पर सेक्स करते। ये दोनों सेक्स करने में इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते थे कि उन दोनों को अपने आसपास क्या चल रहा है इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं रहता था। कई बार इनके रूम में टी हाउस मेट साफ सफाई करने के लिए आ जाया करती थी, तो ये दोनों उनके सामने भी अपने कार्यक्रम में लगे रहते थे। देन दे नेक्स्ट मूव देयर लव मेकिंग मैराथन बाउट टू ओगी नेबरहुड और इसी तरह ये दोनों 23 अप्रैल से लेकर 8 मई तक वापस नहीं लौटे।
यानी कि इन्होंने ऑलमोस्ट 17 दिनों तक नॉन स्टॉप एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशंस बनाए और इस दरमियान ये दोनों एक टी हाउस से दूसरे टी हाउस में घूमते रहे। सीरियसली इन दोनों ने जॉरी सिम्स को भी फेल कर दिया। नेक्स्ट डे 9 मई को एबी ने एक प्ले अटेंड किया जिसमें एक किशा अपने लवर के ऊपर एक बड़े से चाकू से अटैक कर देती है। ये प्ले देखने के बाद एबी ने प्लान बनाया कि वो भी किशिजो को इसी तरह डराएगी। असल में एबी किशिजो का रिएक्शन नोटिस करना चाहती थी कि जब वो उसके ऊपर अटैक करेगी तो किशिजो का रिएक्शन कैसा हो सकता है। शी वॉज जस्ट प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ सिचुएशन। ये प्ले अटेंड करने के 2 दिनों के बाद 11 मई को एबी ने अपने कुछ महंगे कपड़े बेचकर कुछ सुशी खरीदी और एक किचन नाइफ खरीदा। फिर उसी रात को किशिजो एबी से मिलने उसके अपार्टमेंट में आया। तभी एबी ने किशिजो के सामने किचन नाइफ निकाला और उसने धमकाते हुए लहजे में किशिजो से कहा, किशी तुमने अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए वही किमोनो पहन रखा है, कमबख्त तुम्हें मैं इस कथा के लिए जान से मार दूंगी। ये सेम वही सेंटेंसेस थे जो एबी ने उस प्ले में सुने थे, बस एबी ने उस एक्टर के नाम की जगह किशी का नाम सेंटेंस में ऐड कर दिया। एबी के मुंह से ये सेंटेंसेस सुनकर पहले तो किशिजो थोड़ा घबराया, लेकिन बाद में वो समझ गया कि एबी बस नाटक कर रही है और वो उस पर सचमुच कोई अटैक नहीं करने वाली है। लेकिन किशिजो को इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एबी बस सिचुएशन को परख रही है और सही वक्त आते ही वो उसकी ज़िंदगी उससे छीन लेगी। एबी किशिजा के ऊपर उससे शादी करने का दबाव डाल रही थी, बट किशिजा किसी भी कीमत पर अपनी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहता था। सो इसी टेंशन के चलते एबी और किशिजा सेपरेट हो गए और इस जुदाई का इम्पैक्ट एबी के ऊपर बहुत बुरा हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ एबी को रियलाइज हुआ कि प्यार क्या होता है। एबी को किशिजो के साथ पहली बार अपनी ज़िंदगी में प्यार का एहसास हुआ और उसको इस बात से बहुत जेलसी थी कि वो उसको छोड़कर अपनी बीवी के पास वापस चला गया है। इस ब्रेकअप ने एबी को अंदर से तोड़ दिया था और वो इस रिश्ते के ख़त्म होने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने हेवली ड्रिंकिंग शुरू कर दी। वो पूरे पूरे दिन बस शराब पीती रहती और किशिजो को याद करके बस रोती रहती। एबी ने अपने मन ही मन में ये डिसाइड कर लिया था कि अगर किशिजो उसका नहीं हो सकता तो वो उसको किसी और का भी नहीं होने देगी। एबी ने किशिजो से दोबारा मिलने का प्लान बनाया और उससे मिलने के 1 हफ्ते पहले ही एबी ने किशिजो को मारने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। एबी ने किशिजो को ओगे के एक टी हाउस में मिलने के लिए बुलाया और वहां पर पहले की तरह दे स्टार्टेड लव मेकिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। इसी दौरान एबी ने किशिजो के पीनस पर चाकू रख दिया और उसने किशिजो से कहा कि वो उसका पीनस काट देगी जिससे कि वो किसी और औरत के साथ रिलेशंस ना बना सके। किशिजो ने एबी के इस एक्ट पर हंस दिया और एबी ने भी ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद इन दोनों ने कंसेक्यूटिव 2 रातों तक लगातार बस सेक्स किया। सेक्स करने के दौरान एबी बीच बीच में अपने हाथों से किशिजो का गला चौ करने की कोशिश करती थी, बट सरप्राइजिंगली किशिजो को इस एक्ट में बहुत मजा आ रहा था। ही वॉज फीलिंग सम काइंड ऑफ सेक्सुअल अराउजल बाय द चॉकिंग ऑफ हिज थ्रोट। एक्चुअली इस पूरी एक्टिविटी को साइंटिफिक टर्म में एरोटिक एस्फिक्सिएशन बोला जाता है। इसमें एक इंसान को दम घुटने पर सेक्सुअल अराउजल फील होता है और कई बार वो इंसान ऑर्गेज़म भी फील कर पाता है। ये एक्टिविटी बेहद ही खतरनाक होती है। इसमें अगर ज़रा सी भी लापरवाही बढ़ती जाए तो इंसान की मौत होना तय होता है। मगर ये एक्सपीरियंस किशिजो को बहुत ही ज़्यादा मज़े दे रहा था और किशिजो एबी से ऐसा करने के लिए बार बार कह रहा था। किशिजो का कहना था कि उसका इस एक्टिविटी से प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है और एबी इसे कंटिन्यू रखे। एबी के लिए किशिजो का इस एक्टिविटी का पसंद आना एक पॉजिटिव साइन था, बिकॉज एबी किसी भी तरह किशिजो को मारना चाहते थे और किशिजो ने एरोटिक एस्फिक्सिएशन की एक्टिविटी को पसंद करके एबी का काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया था। 16 मई की शाम को एबी और किशिजो एक दूसरे के साथ उसी टी हाउस के रूम में थे एंड दे वर बोथ डूइंग द सेम शिट एज दे हैड बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एबी ने अपना ओबी साश निकाला। ओबी साश एक बेल्ट होता है जो कि किमोनो के ऊपर वेस्ट के पास उसको बांधने के लिए यूज किया जाता है। एबी ने ओबी साश को किशिजो के गले पर बांधा और वो ओबी साश को लगातार टाइट करती जा रही थी जिससे किशिजो का दम घुटने लगा था। एंड ड्यूरिंग दिस सेशन ही फेल्ट ऑर्गेज़म एंड दे बोथ एंजॉयड इट। दे रिपीटेड इट फॉर 2 more hours। इसी सेशन के दौरान किशिजो ने कालमुटिन नाम के सेडेटिव की 30 गोलियां खाई थी बिकॉज घंटों की स्ट्रैंगुलेशन की वजह से उसका गला दर्द करने लगा था और उसको काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। किशिजो ने एबी से कहा कि तुम मेरे गले के चारों तरफ अपना ओबी साश बांध देना और जब मैं सो रहा हूँ तब तुम मेरा गला घोटने लगना और तुम बिल्कुल भी रुकना मत बिकॉज बाद में मुझे बहुत दर्द महसूस होता है।
एबी ये सुनकर सरप्राइज हो गई। उसको लगा कि किशिजो खुद एबी को मारने के उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। बट बाद में एबी ने जब उसके फेस की तरफ देखा तो उसको लगा कि वो शायद मजाक कर रहा था। 18 मई को सुबह के लगभग 2 बजे एबी ने किशिजो के गले के अराउंड अपने ओबिसाज को 2 बार लपेटा और उसने ओबिसाज को टाइट करना शुरू कर दिया। पहले तो किशिजो को लगा कि एबी उसको प्लेजर फील करवाने के लिए ऐसा कर रही है, बट एबी लगातार ओबिसाज को उसके नेक के अराउंड टाइट करते जा रही थी और अल्टीमेटली एबी ने ओबिसाज को इतना टाइट कर दिया कि किशिजो के लिए अब सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया एंड एज अ रिजल्ट ही डाइड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। किशिजो को मारने के बाद एबी उसकी डेड बॉडी के साथ घंटों लेटी रही एंड वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे किशिजो अभी जिंदा है। शी वॉज इवन टॉकिंग टू हिज डेड बॉडी। बहुत देर तक लेटे रहने के बाद एबी को रियलाइज हुआ कि उसने किशिजो को सचमुच मार दिया है। एबी बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसने चाकू उठाया एंड शी चॉप्ड ऑफ द पीनस ऑफ किशिजो। फिर एबी ने किशिजो के ही ब्लड से उसके लेफ्ट थाई पर जापानीज में लिखा सदा किशी फुतारी किरी, जिसका मतलब होता है सदा किशी टुगेदर। और उसने वही वर्ड्स बेडशीट पर भी लिखे थे जिस पर वो दोनों सोते थे। फिर उसने किशिजो के लेफ्ट आर्म पर चाकू की मदद से अपने नाम को जापानीज में कार्व कर दिया। फिर उसने किशिजो के पीनस को एक मैगजीन कफन में रैप किया एंड देन शी लेफ्ट द रूम एट 8 AM। जाते जाते उसने टी हाउस के स्टाफ से कहा कि वो किशिजो को डिस्टर्ब ना करे। एबी के जाने के काफी देर बाद जब मेड साफ सफाई के लिए रूम में गई तो वहां पर उसने एक खौफनाक मंजर देखा। किशिजो बेड पर डेड पड़ा था और उसके डेड बॉडी का लोअर पार्ट पूरी तरह खून में सना हुआ था। टी हाउस स्टाफ ने इमीडिएटली पुलिस को बुलाया एंड ये खबर देखते ही देखते नेशनल सेंसेशन बन गई। उस जमाने के हिसाब से ये क्राइम इतना ज्यादा हीनस था कि लोगों के बीच इस क्राइम को लेकर एक डर बैठ गया था। पुलिस ने लोगों के बीच के पैनिक को देखते हुए एबी को जल्दबाजी में ढूंढना शुरू कर दिया और इस सर्च को नाम दिया गया एबिसादा पैनिको, which translates to एबिसादा पैनिक। इस सर्च को एबिसादा पैनिक इसलिए नाम दिया गया बिकॉज पुलिस को जापान के कई सारे शहरों से एबी की साइटिंग्स की रिपोर्ट मिल रही थी, जिसमें से एक फॉल्स साइटिंग की वजह से टोक्यो के डिस्ट्रिक्ट गिंजा में स्टैम्पिड जैसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, जिस वजह से वहां पर काफी देर तक ट्रैफिक जैम रहा था। टी हाउस छोड़ने के बाद एबी कुरो ओमिया से मिली और उसने ओमिया से माफी मांगी। ओमिया इस बात से बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि उसने अभी अभी एक मर्डर किया है, बल्कि उसको ऐसा लग रहा था कि एबी को इस बात पर बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उसने ओमिया को डिच करके एक दूसरे आदमी को अपनी जिंदगी में जगह दी थी। गोरो ओमिया एक बहुत बड़ी गलतफहमी में था। एबी ने उससे माफी इसलिए मांगी थी क्योंकि वो जानती थी कि गोरो ओमिया का पॉलिटिकल करियर उसकी वजह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज को पता चलेगा कि गोरो ओमिया के रिलेशंस एक ऐसी औरत से थे तो वो ये बात पब्लिक कर देंगे। और जैसा कि एबी ने सोचा था वही हुआ। गोरो ओमिया का करियर इस खबर के बाहर आने के बाद पूरी तरह तबाह हो गया। जहां एबी को ढूंढने के लिए पुलिस इधर उधर सर मार रही थी, वहीं एबी एकदम से चिल होकर अपनी लाइफ जी रही थी। 19 मई को एबी शॉपिंग करने गई। उसने थिएटर में एक मूवी देखी। वो 20 मई को शिंगवाना के एक होटल में रुकी जहां पर उसने मसाज ली और 3 बोतल बियर पी। एबी ने गोरो ओमिया को एक फेयरवेल लेटर लिखा बिकॉज एक हफ्ते के बाद उसने सुसाइड कमिट करने का प्लान कर रखा था। इस दौरान एबी किशिजो को लेकर इस कदर पॉसेसिव हो गई थी कि उसने अपने बैग से मैगजीन कवर में रैप किया हुआ किशिजो का पीनस निकाला और वो उसके पीनस को और स्क्रॉटम को काफी देर तक बस घूरती रही। She then took that penis in her mouth and even tried to insert it inside her, but it didn't work out. However, though she kept trying and trying and trying, she felt attached to Ishida's penis, and she thought that only after taking leave from it quietly could she then die. फिर एबी ने सोचा कि वो ओसाका चली जाएगी और इस दौरान वो किशिजो का पेनिस अपने हाथ में ही रखेगी। एंड में वो माउंट इकोमा से किशिजो का पेनिस अपने हाथ में लेकर कूद जाएगी और अपनी जीवन लीला को वहीं पर समाप्त कर देगी। उसी दिन दोपहर के 4 बजे पुलिस को टिप मिली कि एबी शिंगवाना के एक होटल में रुकी है। पुलिस ने जब होटल का रजिस्टर चेक किया तो उन्हें एबी का नाम होटल के रजिस्टर में मिला और वो रूम में चेक करने के लिए गए। पुलिस डिटेक्टिव्स ने एबी के रूम का दरवाजा खटखटाया। एबी ने दरवाजा खोला। डिटेक्टिव्स एबी से फॉर्मल क्वेश्चंस पूछने लगे तो एबी ने उन डिटेक्टिव से कहा कि आपको इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, आप सदा एबी को ढूंढ रहे हैं, राइट? वेल, वो मैं ही हूँ, मैं हूँ सदा एबी। एबी ने डिटेक्टिव्स के सामने ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कहा था कि डिटेक्टिव्स को लगा कि ये सदा एबी नहीं है, ये कोई और लड़ी है जो कि सदा एबी होने का क्लेम कर रही है। फिर अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एबी ने किशिजो का कटा हुआ पीनस डिटेक्टिव्स को दिखाया। तब कहीं जाकर उन्हें यकीन हुआ कि यही सदा एबी है। एबी को अरेस्ट कर लिया गया
और उसकी लगातार 8 सेशन तक इंटेरोगेशन चली। जब इंटेरोगेटिंग ऑफिसर ने एबी से पूछा कि उसने किशिज़ा को क्यों मारा, तो एबी ने उसे जो जवाब दिया, उसने इंटेरोगेटिंग ऑफिसर को पूरी तरह सख्ते में डाल दिया। इंटेरोगेशन के दौरान एबी अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगती थी। एबी ने इंटेरोगेशन में कहा कि किशिज़ा को मारने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कंधों पर से बहुत सारा बोझ उतर गया हो। मेरा नज़रिया एकदम साफ हो गया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने किशिज़ा का पीनस क्यों काटा, तो एबी ने जवाब दिया कि मैं उसका सर नहीं ले जा सकती थी या फिर बॉडी का कोई दूसरा पार्ट भी अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। इसलिए मैंने उसका पीनस अपने साथ रखने का फैसला किया, क्योंकि उसके पीनस से मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खुशनुमा यादें जुड़ी थी। एबी ने आगे कहा कि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं उसे सिर्फ अपना बना कर रखना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं उसे मार दूंगी तो कोई दूसरी औरत उसे दोबारा छू नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। एबी के इस कन्फेशन को सुनकर अमेरिकन ऑथर विलियम जॉन्स्टन ने कहा था कि एबी ने किशिज़ा का मर्डर जेलसी में नहीं किया था, बल्कि वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उसने किशिज़ा को मार दिया। एबी से जब किनोसुके कसारा के बारे में पूछा गया, तब एबी ने उसको डिफाइन करते हुए कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता था, बल्कि वो मुझे किसी जानवर की तरह ट्रीट करता था। वो इतना ज़्यादा नकारा इंसान था कि जब मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया तो वो मेरे कदमों में गिरकर मेरे पास आने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। एबी का पहला ट्रायल 25 नवंबर 1936 के दिन शुरू हुआ। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ का हुजूम लगा हुआ था। जब प्रोसिक्यूशन ने केस की सारी डिटेल्स जज के सामने रखी, तो उन डिटेल्स को सुनकर जज भी सेक्सुअल अराउजल फील करने लगा था। मतलब केस की डिटेल्स इतनी ज़्यादा एरोटिक थी कि जज भी भावनाओं में बह गया। बाद में ये डिसाइड हुआ कि इस केस को सीरियसली हैंडल करना है और किसी भी कीमत पर जस्टिस सर्व करना है। एबी ने कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी में कहा कि मुझे इस इंसिडेंट के बारे में सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग मुझे सेक्सुअल परवर्ट समझ रहे हैं। मेरी जिंदगी में यशिज़ा जैसा कोई आदमी नहीं था। ऐसे बहुत से मर्द हैं जिन्हें मैं पसंद करती थी और कई के साथ तो मैं बिना पैसे लिए ही सो जाया करती थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे वैसा महसूस नहीं करवाया जैसा महसूस मुझे किशिज़ा ने करवाया था। जब इस केस की सारी डिटेल्स पब्लिक हुई तो लोगों में ये रूमर फैल गया कि किशिज़ा का पीनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, इसलिए एबी उसके दीवानी थी। बट एबी ने इंटेरोगेटिंग ऑफिसर को खुद से बताया कि किशिज़ा का साइज एवरेज था, बट ऑन द बेड साइज डजंट मैटर। आगे उसने कहा कि मर्द की डिज़ायर और टेक्निक मायने रखती है कि वो एक औरत को किस हद तक सेटिस्फाई कर सकता है, और किशिज़ा में ये टैलेंट था। 21 दिसंबर 1936 को कोर्ट ने एबी को सेकंड डिग्री मर्डर और म्यूटिलेशन ऑफ अ कॉर्प्स का दोषी माना। प्रोसिक्यूशन ने 10 साल कैद की सज़ा की मांग करी, बट एबी ने उसके उलट अपने लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड करी। एबी किशिज़ा को मारने के बाद अपना सब कुछ खो चुकी थी और उसको अपनी ज़िंदगी से आगे कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो शायद किशिज़ा के बिना अब जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने लिए मौत की सज़ा मांगी। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन और एबी के डिज़ायर्स के अगेंस्ट जाकर एबी को महज 6 सालों की कैद की सज़ा सुनाई। एबी को तोशिकी विमेंस पेनिटेंशियरी जेल में भेज दिया गया और वहां पर उसका कैदी नंबर 11 था। 10 नवंबर 1940 में जापान के फाउंडिंग डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में एबी की आगे की सजा को माफ कर दिया गया और उसे 17 मई 1941 को रिलीज कर दिया। एबी ने किशिज़ा के मर्डर के लिए एग्जैक्टली 5 सालों की सजा सर्व की। रिलीज के बाद एबी ने अपना नाम बदल लिया और उसने अपना नाम वाई रख लिया। यहाँ तक कि उसने अपने मेमोइर्स में खुद को एबी या किसी आदमी की रखेल ना लिखते हुए खुद को वाई से ही डिनोट किया। पहले वो जापान के इब्राकी प्रांत में शिफ्ट हुई, बाद में साइतामा प्रांत में शिफ्ट हो गई। बाद में पब्लिक की अटेंशन को पॉलिटिकल अथॉरिटीज के क्रिटिसिज्म से शिफ्ट करने के लिए योशिदा गवर्नमेंट ने 3S पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसके अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स, स्क्रीन और सेक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जो कि प्री वॉर पीरियड में हेविली सेंसर्ड थे। 1937 में एपी के ऊपर एक नॉवल लिखी गई थी जिसका टाइटल था द साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ एपी सादा। इसमें सेक्सुअल फेमिनिटी के खतरे बताए गए थे और ये दिखाया गया था कि कैसे ये पैट्रियार्कल सिस्टम के लिए एक खतरा है। पोस्ट वॉर पीरियड में एपी को टोटलिटेरियनिज्म का एक क्रिटिक माना गया और उसको ऑपरेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ एक सिंबल ऑफ फ्रीडम की तरह देखा गया। एपी हाई एंड लॉ और हर तरह के लिटरेचर में एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन गई। 1947 में एपी के ऊपर एक और बुक रिलीज हुई जिसका टाइटल था द एरोटिक कन्फेशंस ऑफ एपी सादा। इस बुक की 1 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक गई और ये उस साल की बेस्ट सेलर बुक साबित हुई। इसी तरह एबी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, बुक्स लिखी गई और बिना जाने क्या क्या किया गया।
एबी की लाइफ स्टोरी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, बट एबी की लाइफ के ऊपर जो सबसे पॉपुलर फिल्म बनी उसने एबी को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। एबी की लाइफ के ऊपर जापानीज मूवी डायरेक्टर नगिसा ओशिमा ने एक मूवी बनाई थी जिसका टाइटल था इन द रियल्म ऑफ द सेंसेस। ये मूवी 1976 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को एबी के ऊपर बनाई गई सभी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। 1948 में एबी ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की थी जिसका नाम था मेमोरीज ऑफ एबी सादा। एबी लास्ट टाइम तेरू इशी की ड्रामा डॉक्यूमेंट्री सादा एबी इंसिडेंट में नजर आई थी। इसके बाद एबी पब्लिक आई से बिल्कुल गायब हो गई। मिड 1970s में जब एबी के ऊपर मूवी इन द रियल्म ऑफ सेंसेस बनाने की प्लानिंग चल रही थी तब डायरेक्टर नगिसा ओशिमा ने एबी की तलाश शुरू की। ऐसा कहा जाता है कि नगिसा ओशिमा को एबी काफ़ी दिनों की सर्च के बाद कंसाई के एक ननरी में मिली जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी से संन्यास लेने के बाद एक भिक्षु के रूप में रह रही थी। उसने अपने घने लंबे बाल कटवा दिए थे और वो बेहद ही छोटे बालों में थे। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। साल 1992 में कैनिबल मर्डर ईसाई सगावा ने ये क्लेम किया कि उसने बहुत सालों पहले सादा एबी को शिजुका प्रोविंस में एक नर्सिंग होम में देखा था। वेल, इन क्लेम्स में कितना दम था ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि इन क्लेम्स का कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि एबी की मौत कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। बस ये माना जाता है कि उसकी मौत 1971 के बाद हुई थी। बाकी इसको लेकर भी लोगों के अपने अपने अलग अलग क्लेम्स हैं। सच क्या है नोबडी नोज। मैं अगर एबी को अपने शब्दों में परिभाषित करूं तो एबी एक ऐसी लेडी थी जिसके अंदर एक वॉइड था, एक खालीपन था जिसको वो अलग अलग आदमियों से रिश्ते बनाकर भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो वॉइड कभी नहीं भर पा रहा था। जब वो किशिजू से मिली तो उसका ये वॉइड भरना शुरू हो गया। उसको पहली बार अपनी जिंदगी में जिंदा दिली का एहसास हुआ। उसने पहली दफा अपनी जिंदगी में प्यार महसूस किया। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है, लेकिन जब किशिजो ने उसको अपनाने से मना कर दिया तो उसका वो वॉइड और गहरा हो गया। उसकी ज़िंदगी बेदिल में बदल गई और उसका प्यार बदले में बदल गया। उसने किशिजो को खोकर भी पा लिया और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया।そして今テレビで初めて本人がその事件の真相を語る。殺してくれって何べも私に言ったんだね。だからあそこを出る時にね、何かを持ってきたいという気持ちになるのはこれは当たり前だったでしょ。何かその人を人間を打っておくわけにいかないわね。そしたらやっぱり男のこのものを持つしかないわね。ちょっと浮気とかちょっといいなと思うのはあるでしょうね。いっぱいそれは人間ですからね。けども芯から好きじゃないです。ごめんなさい。彼女はこれを最後に私たちの前から忽然とその姿を消してしまう。यहाँ पर मैं आपको एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। एबी को अरेस्ट करने के बाद किशिजो के पीनस और टेस्टिकल्स को टोक्यो यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल के पैथोलॉजी म्यूजियम में ले जाया गया और उसको पब्लिक डिस्प्ले पर रख दिया गया। बाद में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद किशिजो का पीनस म्यूजियम से अचानक कहीं गायब हो गया और आज तक उसका कोई सुराग नहीं है कि आखिर किशिजो का पीनस गया तो गया कहाँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को अपना लाइक ज़रूर दे देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।